रात के करीब 10 बज चुके थे। मरीजों को निपटाकर मंजुला प्रदर्शनी में अपने क्लिनिक में अकेली बैठी थीं। अचानक उन्हें रिलैक्स से मूड में आई और अपने जूड़े को खोलकर लंबे घने बालों को एक झटका सा दिया और इसी से साथ लंबी जुल्फें लहराकर इंची चेयर पर फैल गईं। मंजुला इंची चेयर से उठी और क्लिनिक के बगल में बने बाथरूम में एकदम गई और शीशे में अपने व्यक्तित्व को निहारने लगी। दिन भर की भीड़ भाड़ में व्यस्त भरी जिंदगी में डॉक्टर मंजुला अपने आप को कहीं भूल सी जाती थी। जिसको समय का ही ध्यान नहीं रहता वह अपने ऊपर क्या ध्यान रखेंगी। किंतु समय तो अपनी गति से चल ही रहा था। इतने बड़े शहर के पॉश इलाके में डॉक्टर मंजुला का इतना बड़ा नर्सिंग होम क्लिनिक उन्हें इतना समय ही नहीं देता था कि वे मरीजों को छोड़कर अपने बारे में सोचें। डॉक्टर मंजुला अपनी संपन्नता अथक मेहनत से अर्जित की थी। वह अपनी व्यस्ततम जिंदगी से जब भी कुछ पल अपने लिए निकालना चाहती थी तो उनका अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। आखिर थी तो वह भी एक महिला, उनका भी मन होता ही था। अपने आप को आईने में देखी 45 से 50 की प्रदर्शनी एक अछूता सा मादक लगता था। उनका सौंदर्य यौवन उनकी थिरकती नजर आया। बालों में थोड़ी सफ़ेदी तो आ ही गई थी। स्वाभाविक है कि वक्त के साथ चीज़ें भी बढ़ती ही जाती हैं। डॉक्टर मंजुला ने के मन के कहीं कोने में एक आवाज़ आई, काश उनको भी समझने वाला कोई होता जो कि अपनी बाहों में थाम लेता और उन्हें मसल कर रख देता। एक अनछुई सिरन से उनके मन प्राणों में समा गई। औरत के मन की यह अद्भुत विशेषता और विरोधाभास भी है कि वह अंततम से चाहती है कि उसके शायद शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए नारी अपनी कामना को तब तक छिपा कर रखती है जब तक भावनाओं की आंधी में बहा कर ले जाने वाला उनको कोई मिले ना। रक्षा करने वाला, आश्वासन देने वाला कोई सबल पुरुष उनके रास्ते में ना आ जाए। बाथरूम से निकलकर डॉक्टर मंजुला अपनी केबिन में आई और इंची चेयर पर सिर पीछे की तरफ टिकाकर बैठ जाती हैं। अंततः आंखें बंद कर वह अतीत में खो जाती हैं। 20 वर्ष पहले वह मेडिकल कॉलेज में जब फाइनल की छात्रा थी, बिल्कुल रिजर्व नेचर, अंतर्मुखी लड़के भंवरे की तरह उनके पीछे मंडराते थे क्योंकि मंजुला प्रदर्शनी एक कलाकार के सांचे में ढली हुई एक सी चलती फिरती प्रतिमा सी लगती थी। अद्भुत दृष्टि, खिलखिलाकर रूखपन, रूप रंग, काले घुंघराले बाल, कजरारे नैन नक्श, मानो कि जब वह चलती थी तो मंजिलों पर बिजलियां सी टूट पड़ती थी। वह किसी को घास नहीं डालती थी। कोई लड़का उन पर डोरे डालने से पहले सोचता था। साहस भी नहीं जुटा पाता था क्योंकि उनके पिता जो थे मनोरम, वो पुलिस में अधिकारी थे और माँ माधुरी कलेक्टर थी। मुकेश कब और कैसे मंजुला के जीवन में आ गया, इस शायद को मंजुला भी नहीं समझ सकी। वह लचीला सा नवयुवक उनका सहपाठी तो था, कभी उसने मंजुला की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जबकि दूसरे लड़के मंजुला को देखकर दबी जवान कुछ न कुछ पंक्तियां कहते ही रहते थे। मंजुला कभी मुकेश को लाइब्रेरी के एक कोने में चुपचाप किताबों में डूबा देखती, फिर कक्षा के निकलकर घर जाते हुए इस अंतर्मुखी लड़के ने प्रति उस उत्सुकता बढ़ती जाती, किंतु उनका ऐसा कोई पहल करने का रोक देता। मंजुला को उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुकेश ने उनके समीप आकर पूछा, आप इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह रहने से आप डिप्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है? मंजुला उसके भोलेपन और मन मुस्कुराकर उठी और साथ ही उसको के शरारती मन को टटोलने का प्रयास करने लगी। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला वह लड़का अंदर से थोड़ा शरारती तो था, तभी तो इतना खूबसूरत बहाना ढूंढा उसने उससे बात करने का, उसके करीब आने का। फिर भी बनावटी मुस्कुराहट के साथ उससे जवाब दिया, नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुकेश बड़ी विनम्रता से बोला, यदि मैं कैंटीन में चलकर आपको एक कप कॉफ़ी पीने के लिए निमंत्रण दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इस बार मंजुला ने भोलेपन से सचमुच खिलखिला कर उठी, चलिए, आई डोंट माइंड। काफ़ी पीते हुए मंजुला मुकेश के परिचय हुआ। मुकेश का मध्य वर्ग,
संभवत परिवार का लड़का था, नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता था, जिनकी शादियां हो चुकी थी। 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थी। वह अपनी गृहस्थी में खुश थीं। मुकेश के पिता एक सरकारी मुलाजिम थे जो 2 वर्ष पहले बीमारी चलते देहांत हो चुका था। माँ को पिता की सरकारी नौकरी की पेंशन मिलती है, किंतु गृहस्थी की गाड़ी चलने के लिए और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुकेश काजल के बाद ट्यूशन पढ़ाया करता था। कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाता था। मंजुला ने जैसे ही अपने बारे में मुकेश को बताना शुरू किया तो उसने बीच में ही टोक दिया, मैडम क्यों कॉफ़ी ठंडी कर रही हैं? आपके बारे में कौन नहीं जानता, पूरा मेडिकल कॉलेज जानता है कि आपके माता पिता क्या हैं। मंजुला सीधे साधे मुकेश के प्रति एक अनजान सा खिंचाव महसूस कर रही थी। उसने अपने मन से कई बार पूछा कि कहीं वह मुकेश से प्यार तो नहीं करने लगी। नारी का मनोविज्ञान सदियों से वही रहा है जो आज है और आगे भी वही रहेगा। हर स्त्री के मन में प्यार और प्रशंसा पाने की जललक होती है, चाहे वह अवचेतन की किसी अतः गहराइयों में हो, छिपी हो, जिसे वह समझ नहीं पाती या जाहिर नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार मंजुला के जीवन में प्यार बनकर मुकेश कब आ गया, मंजुला इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई थी। दोनों का प्यार पर परवान चढ़ने लगा। दोनों ने अच्छे नंबरों से मेडिकल की परीक्षाएं पास की। मंजुला के पिता के पास पैसा था, सो उन्होंने खूबसूरत सा नर्सिंग होम शहर के बीचों बीच बनवाकर पॉश इलाके में खोल दिया। इसी के साथ डॉक्टर मंजुला ने अपने करियर की शुरुआत करने के दरवाजे खुल गए थे। मंजुला कुछ दिनों के लिए विदेश चली गई थीं। लौटी तो ढेर सारी डिग्रियां वहाँ से बटोर कर लाई थीं। एमडी, एमएस और कई सारी डिग्रियां मंजुला अपने ही नाम वाले नर्सिंग होम के मालकिन बनकर जीवन की लगभग सेटल हो चुकी थीं। मुकेश अपने ही शहर में एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हो गया था। दोनों का जीवन नदी के 2 किनारों की तरह था, एक मंथन गति से आगे बढ़ रहा था। मंजुला के माता पिता ने उसे शादी के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, किंतु वह शादी के से ज़्यादा कुछ करने की, कुछ ऊंचाइयां छूने की हसरत रखती थी। इसलिए शादी के प्रस्ताव को उन्होंने मना कर दिया, टालती रहती थी और अपने व्यक्तित्व को, जीवन को संवारने में तनमन जुट जाती थी। मुकेश ने माँ के बेबस प्यार और आग्रह के सामने झुक गया और उसने माँ की पसंद से किसी युवती से शादी हो गई। वह थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, साथ साथ हद दरवाजे में शक की बदतमीजी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु, सामाजिक दबाव, आर्थिक समस्याओं आदि के कोई विकल्प मुकेश के सामने छोड़ा ही नहीं था और उसने भी हथियार डाल दिए थे। आखिर किसी शायर ने ही ठीक कहा फरमाया है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। मुकेश अब कॉलेज की ड्यूटी के बाद घर लौटकर एक थीसिस की तैयारी में जुट जाता है। देर रात तक उसकी व्यस्त रहता है। पत्नी झींकती है, तकदीर को कोसती है, कैसे निखट्टू से पाला पड़ गया। मुकेश बेबस होकर सुनता चुपचाप रहता है। मुकेश के जीवन की एक दृष्टि उस दिन उभर कर सामने आई जब उसकी पत्नी चंचला और सास कविता ने उसे निसंतान होने का ताना दिया। तमाम मेडिकल जांच के बाद भी तस्वीर उभर कर सामने आई कि चंचला मां नहीं बन सकती। नतीजतन चंचला और भी उग्र और आक्रामक बनती चली गई। मुकेश दीवार पर जड़ दिया एक फ्रेम सहनशीलता की तस्वीर बन गया था। उस दिन शाम के समय गाड़ी से मंजुला एक खरीदारी करने जा रही थी। मौर्य कॉम्प्लेक्स के शॉपिंग आर्केड में घुसते ही अचानक मुकेश पर उसकी निगाहें टिक गईं। दोनों के बीच औपचारिक बातचीतें हुई। उसे अगले दिन अपने नर्सिंग होम पे आने के लिए निमंत्रण दिया। दूसरे दिन शाम को मुकेश आया तो दोनों ने बड़ी देर तक बातें हुई और बातों में खो गए। रात घिर आई, बातचीत का सिलसिला टूटा तो घड़ी पर नजर गई कि रात के 12 बज चुके थे। मुकेश बाहर निकला तो हालांकि हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। मुकेश ने अपनी ईर्ष्यालु पत्नी चंचला को जिक्र छेड़ा तो मंजुला उसे घर छोड़ने का साहस नहीं कर पाई। मंजुला ने उससे खाने को ऑर्डर दे दिया था, फिर उसे अपने नर्सिंग होम पर आरामदायक गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आग्रह किया। मुकेश ने अपने टेलीफोन कर दिया कि वह आवश्यक काम से सिलसिले में बाहर है तो उसे रात को रुकना पड़ेगा, वह घर नहीं आ पाएगा। मुकेश मंजुला के आग्रह को ठुकरा नहीं पाया।
इस कारण वह नर्सिंग होम के गेस्ट हाउस में ही आराम करने के इरादे से रुक गया। खाना खाने के बाद मुकेश को गुड नाइट कहकर मंजुला अपनी निकटवासी आवास में आराम करने के लिए चली गई। मुकेश ने बत्ती बुझा दी। थोड़ी देर झपकी लगी थी कि दरवाजे पे एक दस्तक हुई। उसने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आती है, मैं हूँ मंजुला। आइए जानते हैं इसके बाद क्या होता है कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में एक ये चीज़ है कि बोलता है ना भगवान कि जो आपकी किस्मत का है आपको मिलकर रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। बस लास्ट में आपको यहाँ वही चीज़ देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं फिर से दूसरे भाग की तरफ। इस आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। मुकेश ने दरवाज़ा खोला और बत्ती जला दी। मुकेश विस्मित रूप से मंजुला को सिर से पांव तक निहारता रहा। कंधे तक लहराते हुए बाल, आकर्षक देह स्त्री को पारदर्शी, मतलब वह देखकर मंजुला को पागल सा हो गया था, सुध-बुध खो गया था। मंजुला कमरे की धीमी सी रोशनी में साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी और उसके अंग अंग के रूप की मदिरा झलकती है ऐसे लग रही थी। फिर भी अपने ऊपर संयम का आवरण ओढ़े मुकेश ने धीरे से स्वर में पूछा, इतनी रात गए, क्या बात है मंजुला? मंजुला ने उबासियां लेते हुए कहा। अंगड़ाई ली तो उस मादक यौवन में एक तरह का खुला आमंत्रण था जो कह रहा था कि मुकेश, अपनी बाहों में मुझे थाम लो। वह पुरुष था और औरत के खुले आमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता था। वह उसे दिल से चाहता था। मुकेश अपने को रोक नहीं सका और मंजुला को अपनी बाहों में लेते हुए उसके लहराते होठों को चुम्बन की झाड़ियाँ लगा देता है। मंजुला तो मानो किसी दूसरी दुनिया में रह जाती है। एक औरत के लिए पुरुष का यह पहला एहसास था। बंद आंखों से उसने अपनी बाहों के घेरे में मुकेश को कसकर जकड़ लिया था और यौवन का ऐसा ज्वार आया कि दोनों एक दूसरे में खो गए थे। इस सुखद एहसास को पुनरावर्तित मंजुला के जीवन में दोबारा नहीं हो सका, क्योंकि घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि मुकेश का तबादला दूसरे शहर में हो गया, मेडिकल कॉलेज में हो गया था। मंजुला के जीवन में वह एक मादक क्षण और वह मधुर रात अतीत का एक स्वप्न बनकर रह गई थी। तभी फोन की घंटी बजी तो वह सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर वर्तमान में आ गई। फोन उठाया तो दूसरी ओर से उस नौकरानी की आवाज़ थी जो अभी तक घर ना पहुंचने पर चिंता जता रही थी। डॉक्टर मंजुला अपनी इंची चेयर से उठी। घड़ी पर नज़र चली तो आधी रात हो चुकी थी। वह साधे कदमों से निवास की ओर चल दी। थके हुए तन-मन से के साथ थोड़ा सा खाना खाकर वह कब नींद के आगोश में समा गई, पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब दिन चढ़ा तब मंजुला की नींद खुली। बाथरूम से निकलकर हल्का सा ब्रेकफास्ट किया और अपने नर्सिंग होम की तरफ अपने कामों में जुट गई। जितना मंजुला को अपने कामों के सिलसिले में नैनीताल जाना पड़ा। 2 दिन तक तो वह काम को पूरा करने में ही लगी रही। काम खत्म हुआ तो मंजुला प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर उस पहाड़ी शहर को आनंद लेती हुई निकलती हैं। वह अपनी वातानुकूलित गाड़ी में बैठी शहर के दर्शनीय स्थलों को देखने में खो गई थी। एक जगह जाकर उनकी नज़रें ठहर गईं। उन्होंने गाड़ी रोककर पास जाकर देखा तो वह मुकेश ही था। दाढ़ी बड़ी हुई, नंगे पांव पैदल ही वह भीमताल की सड़कों पर जा रहा था। मंजुला ने गाड़ी एकदम से रोकी और बगल में लगाकर रोक दी और गाड़ी से सिर निकालकर बोली, अरे मुकेश, तुम यहाँ कैसे, कब आए? व्हाट अ ब्लेसिंग सरप्राइज।
कई प्रश्न एक साथ मंजुला ने कर डाले। मुकेश मुख ही बना रहा तो मंजुला ने ही चहक कर कहा, आओ गाड़ी में बैठो। अरे मेरे बगल में बैठो भाई, मैं अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, घबराओ नहीं। मुकेश को लेकर मंजुला अपने होटल वापस आ गई और वहाँ के खुशनुमा माहौल में उसे अपने पास बिठाकर बोली, अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय कॉफ़ी या डिनर? खैर अभी तो मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और पकौड़े मंगवाती हूँ। मुकेश ने कॉफ़ी में उसका साथ देते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। मंजुला, मेरी यह दशा देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, पर वह वक्त की मार है जो मैं अकेले यहाँ झेल रहा हूँ। यहाँ आने के कुछ महीनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी चंचला पिछले साल ब्रेन फीवर की बीमारी से चल बसी। जीवन की इस शशती को अकेले झेल रहा हूँ। अपनी कहानी बताते हुए मुकेश की आंखें भर आई थीं। उसकी दुखद कहानी सुनकर मंजुला भी दुखित हो उठी थी। मुकेश चलने के लिए उठा तो मंजुला ने उसे कंधे पर हाथ रखा और उसे बैठा लिया। फिर याचना भरे स्वर में बोली, इतने दिनों बाद मिले हो, कम से कम आज तो साथ में बैठकर खाना खा लो, फिर जहाँ जाना है चले जाना। ऐसा मंजुला ने कहा। थोड़ी देर बाद ही होटल के कमरे में खाना आ गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। मंजुला ने मुकेश की आंखों में झांकते हुए पूछा, मुकेश मुझसे शादी करोगे? मुकेश की आंखों से 2 बूंद आंसू मोती के झलक दिए। मंजुला, तुमने इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई? काश तुम मेरे जीवन में पहली किरण बनकर आ गई होती तो आज मुझे इतना भटकना नहीं पड़ता, इतनी जिंदगी में भटकाव नहीं आ रहे होते। इन शब्दों को सुनने के बाद मंजुला ने मुकेश के दोनों हाथों को जोर से जकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रख दिया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो यही है किस्मत का खेल, यही है ईश्वर का खेल कि जिसे जब मिलना है वह मिलकर रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वह मिल ही जाएगा जो आपके नसीब का है। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।